हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल यूथ प्लेटफॉर्म में। जी हाँ, मैं संतोष कुमार आप लोग के लिए आज जीएस का क्लास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर हुए विदेशी आक्रमण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विदेशी आक्रमण भारत पर सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? सबसे पहली बात, आपने इसके जस्ट फर्स्ट वीडियो में पढ़ा होगा प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को आपने जाना। उसी ऐतिहासिक काल के एक छोटे से पार्ट का भाग है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए विदेशी आक्रमण। नहीं, जी हाँ, यानी यह जो बात हम लोग करने वाले हैं, किस काल की बात करने वाले हैं, तो आप कहेंगे ऐतिहासिक काल की। कहने का मतलब इसका पूर्ण रूप से लिखित विवरण इतिहास में है, इसलिए भारत पर जो आक्रमण हुए हैं उसे हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। भारत पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात या उसी समय बात करेंगे तो उस समय दो आक्रमण हुए, एक ईरानी आक्रमण और दूसरा यूनानी आक्रमण। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, दो आक्रमण। कै गो? दो गो। कौन कौन? ईरानी, दूसरा कौन? यूनानी। दो ही आक्रमण हुए थे। और आक्रमण कहां से हुए थे? तो दोनों का दोनों आक्रमण जो है पश्चिम भारत से हुए थे। कहां से हुए थे? तो पश्चिम भारत। सिंपली बात है, भारत का मैप बना दिया जाए, नक्शा बना दिया जाए, तो आप गौर करेंगे छोटा सा ही, देखिए इस प्रकार से अगर बना दिया जाए तो ये भाग पूरी तरह से जो है जल से भरा हुआ था। नहीं, तीनों ओर समुद्र है, और ये वाला जो क्षेत्र था जमीन से जुड़ा हुआ था। किससे? जमीन से। तो भारत पर जो है यूरोप की ओर से या फिर अन्य पश्चिमी देशों के द्वारा अगर आक्रमण का संभावना बन रहा था तो वह स्थल के द्वारा। किसके द्वारा? स्थल के द्वारा। और स्थलीय सीमा अगर कहीं हमारे देश में चालू था, यानी कि विदेशी जो है क्रय विक्रय चालू था। आप पढ़े होंगे सिंधु सभ्यता में कि पश्चिमी देशों से जो हमारे यहाँ क्रय विक्रय चालू हो गया था, आयात निर्यात चालू हो गया था। तो कहाँ से? जमीनी स्तर से, भूमि स्तर से। किस भाग से? तो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सा से जो है व्यापार चालू हो गया था। तो भाई अगर हम लेन देन उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा से कर रहे हैं तो आक्रमण करने वाले भी तो उसी रास्ते से आएंगे, उन्हें भी तो वही पता है। तो इस कारण से भारत में जो दोनों आक्रमण हुए, कहाँ से हुए? उत्तर पश्चिम भारत से दोनों आक्रमण हुए। नहीं, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे की बात करें, आगे की बात करते हैं ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण की बात करेंगे तो ईरानी आक्रमण जो भारत में हुए, वहाँ के जो वंश थे उसका नाम था हखमनी वंश या अखमनी वंश। इसी का नाम है। अखमनी कह दीजिए तो या हखमनी कह दीजिए तो दोनों एक ही नाम है, जिसके संस्थापक करता थे साइरस। यानी कि अखमनी वंश की स्थापना किन्होंने किया? तो आपका आंसर होगा साइरस द्वितीय ने जो है अखमनी वंश की स्थापना किया। कब से कब तक ये रहे हैं? तो 558 ईसा पूर्व से लेकर के 529 ईसा पूर्व तक यह जो है उस वंश के शासक रहे। कब से? 58 से लेकर के 29 तक। एक बात और बता दूं मैं आपको, यह व्यक्ति जो है साइरस द्वितीय जो है कई बार प्रयास किए कि हम भारत पर जो है विजय प्राप्त करें, लेकिन इनको जो है क्या हाथ लगा? असफलता। क्या यह भारत पर विजय हासिल कर पाए? तो बिल्कुल नहीं। हकमनी वंश के तो थे, लेकिन इन्होंने विजय हासिल भारत पर नहीं कर पाया। लेकिन बाद में जो इनके बाद जो शासक आए, जिसका नाम था डेरियस प्रथम या दाराबाहु प्रथम। नाम क्या? डेरियस प्रथम या दाराबाहु प्रथम या दारा प्रथम कहीं कहीं लिखा जाता है, जो भारत पर आक्रमण भी किए और विजय भी कुछ क्षेत्रों पर हासिल किए। कब? तो 516 ईसा पूर्व में। नहीं, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा किया गया। और पहला व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत पर
जीत हासिल की या विजय हासिल की, तो आपका आंसर होगा डेरियस प्रथम या दाराबाहु प्रथम। एकदम बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक समझ लेना है कि दाराबाहु प्रथम अगर ऑप्शन में हो, या दारा प्रथम हो, या फिर डेरियस प्रथम हो। आंख बंद करके टिक आउट कर देना है कि भारत पर प्रथम आक्रमण भाई यही किए थे। कहाँ के थे? तो ईरान के थे। क्लियर? एकदम कुछ नहीं सोचना है। आगे की बात करते हैं हम लोग। जीतने के बाद कुल जितने प्रांत इन्होंने जीता था, 19 को प्रांत पहले जीत चुके थे। कितना? 19 को जीत चुके थे। और ये जो भारत को जीते थे, इन्होंने इसको 20वें प्रांत के रूप में दर्जा दिया। कैवा प्रांत? 20वां प्रांत के रूप में दर्जा दिया। किसको? भारत को। यानी भारत को 20वें प्रांत के रूप में दर्जा कौन दिया था? प्रश्न बनता है तो आपका डेरियस प्रथम। ठीक है, अगली बात करेंगे तो वहां की मुद्रा का नाम था टाइलेंट। नाम क्या? आपके अंदर भी छुपा है वो टाइलेंट, तो वो अलग बात है। नहीं, यहां मुद्रा की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां जो मुद्रा था, कहां मुद्रा? ईरान की जो मुद्रा थी उसको हम लोग टाइलेंट कहते थे। और 360 टाइलेंट सोने की जो है मुद्रा यहां से प्राप्त होता है। यहां से कहने का मतलब कहां से प्राप्त होता था? भारत से प्राप्त होता था। कहां से? भारत से प्राप्त होता था। किसको? डेरियस प्रथम को प्राप्त होता था, यानी ईरान को प्राप्त होता था। हाँ, ईरान को तो ये सब प्राप्त हुआ ही, साथ ही साथ हमें उससे क्या प्राप्त हुआ? तो भारत में जब आप मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य में आपने नाम सुना होगा कि स्तंभ बना है। नहीं तो स्तंभ क्या है? शिलालेख क्या है? तो ये सब जो स्तंभ की कला है, शिलालेख की कला है, जो ईरान का देन है। कहाँ का देन है? ईरान का देन है। मतलब कि एक पहाड़ पर जो है खुदाई करके अपने बारे में विस्तृत चर्चा करवाना, ताकि आने वाले जो है भविष्य में हमारे बच्चे हो या फिर उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे हो, जो भी आप मान लीजिए, नहीं यानी कि आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में जाने, इसके लिए उत्खनन कराया जाता था, या कह सकते हैं शिलालेखों पर, शिला पर यानी पत्थर पर जो है लेख लिखाया जाता था। तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ लेख कहते हैं या स्तंभ कहते हैं। नहीं, आपने सुना होगा सारनाथ का स्तंभ, नाम सुने होंगे, लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ। तो ये सब जो है स्तंभ बनवाया कौन? अशोक ने। तो किसको देख करके बनवाया? तो ईरानियों को देख करके इन्होंने भारत में बनवाया। कौन? अशोक ने बनवाया। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होगा कि स्तंभ बनाने की कला हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो ईरान से प्राप्त हुई। ज़्यादा बिल्कुल समय नहीं देना है, बकवास नहीं। आगे एक पॉइंट को हम देख लेते हैं। आरामाइक एक भाषा है जो कि ईरान की जो है स्थानीय भाषा थी, और भारत में इसी भाषा के जगह पर अशोक ने अपने लिपि में शामिल किया खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि। कौन शामिल किया? अशोक। किसको देख करके? आरामाइक, यानी खरोष्ठी लिपि जो है आरामाइक लिपि का ही देन है। आगे मौर्य वंश में आपको पढ़ने को ये मिलेगा। नहीं, खरोष्ठी मिलेगा, आरामाइक मिलेगा, ग्रीक मिलेगा, प्राकृतिक, यानी 3-4-5 प्रकार की लिपि आपको वहाँ मिलेगा। कहाँ? जब आप मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। तो आरामाइक लिपि जो है किस देश का देन है? तो ईरान का देन है। खरोष्ठी लिपि कौन लाया? तो भारत में अशोक ने लाया। सम्राट अशोक जिन्हें आप कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्लियर। किससे? ईरानी आक्रमण से। इस प्रकार से अन्य शासक भी भारत में ईरानियों के द्वारा आए, यानी कह सकते हैं डेरियस प्रथम के बाद भी आए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं रहे, जिस कारण से उनका भारत में आधिपत्य कह सकते हैं, भारत में जो है उनका राज्य जो है अधिक समय तक नहीं चल पाया। और उसके पश्चात जो भारत में नए आक्रमण होते हैं, जिसका नाम है यूनानी आक्रमण। दूसरा आक्रमण कौन? यूनानी आक्रमण। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यूनानी आक्रमण, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीक आक्रमण या ग्रीस। यूनान कहिए, ग्रीस कहिए, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, या ग्रीक भी कहिए, तो सब एक ही नाम है, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हाँ। तो बात करेंगे यूनानी आक्रमण। तो यूनानी आक्रमण जो है सिकंदर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सिकंदर। सिकंदर वही जिन्हें आप जानते हैं द ग्रेट सिकंदर, महान सिकंदर। ठीक है, पूरे इतिहास में जो है 3 ही ग्रेट माने जाते हैं, द ग्रेट सिकंदर, द ग्रेट अकबर, नहीं तो वही द ग्रेट सिकंदर, द ग्रेट अशोका। तो ये सभी व्यक्ति जो हैं द ग्रेट में आते हैं तीनों। तो द ग्रेट सिकंदर की बात करते हैं, यूनान के रहने वाले थे और ये भारत में आक्रमण किए। नहीं, यानी दूसरे व्यक्ति यही थे भारत में आक्रमण करने वाले। बात करते हैं इनकी, आइए जरा। 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म जो है मकदूनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? मकदूनिया। ये मकदूनिया कहाँ है जी? तो ग्रीस में है, यानी कहाँ? यूनान में है। क्लियर है पॉइंट? यूनान में है मकदूनिया, जहाँ किनका जन्म हुआ? सिकंदर का। और सिकंदर के पिता वहीं के शासक थे। वहीं के कहने का मतलब कहाँ के शासक थे? मकदूनिया।
मकदूनिया के शासक थे, उनके पिता का नाम था फिलिप। नाम क्या? फिलिप। किनके पिता का? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। फिलिप जो है 359 ईसा पूर्व में, कब? 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बने थे। कब? 359 ईसा पूर्व में शासक बने और इन्हें 329 ईसा पूर्व में फिलिप की जो है हत्या कर दी जाती है। कब? 329 ईसा पूर्व में बेचारे की हत्या कर दी जाती है। आगे की बात करेंगे तो इसी समय जो है कहा जाता है कि सम्राट जो है सिकंदर को राजगद्दी प्राप्त हुई और उसके पश्चात वो अपना शासन प्रारंभ कर दिए। सबसे पहला इन्होंने काम किया कि 328 ईस्वी में, कब? 328 ईसा पूर्व में ईरान को और अफगानिस्तान को, किसको 328 ईसा पूर्व में ईरान को और अफगानिस्तान को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। कब? 328 में। यानी पूरे यूरोप को जो है वह एक कर दिए। कौन एक कर दिए? लगभग पूरे यूरोप के बारे में कहा जाता है कि सिकंदर ने एक बांध में बांध दिया, अपने विचारों से बांध दिया, अपने शक्तियों से बांध दिया और उसके पश्चात जो उनके बचपन से ही ख्वाहिश था कि हम विश्व विजेता बने, पूरे दुनिया को जीते। साथ ही साथ इन्होंने अपने पिता से सुन रखा था कि पूर्वी क्षेत्र में एक देश है जिसका नाम है भारत, जो सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था उस समय। तो पिता के नाम से जो सोने की चिड़िया इन्होंने सुना था, उसे देखने की काफ़ी लालसा थी। देखने की क्या, जब विश्व विजेता ही बनना है तो उसे जीतने की काफ़ी लालसा रखते हुए यह भारत की ओर भी बढ़ने का अब सोच तय कर लिए। कब? जब यह पूरे यूरोप को एक सूत्र में बांध लिया, अपने एक राजनीतिक सूत्रों में बांध लिया, ईरान और अफगानिस्तान को भी जब जीत लिया, तब ये सोचे कि अब चलो भारत की ओर चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस प्रकार से 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आते हैं। कहाँ आते हैं? सिकंदर भारत आते हैं। कब? 326 ईसा पूर्व में। और यहाँ बहुत सारा जो है इनके साथ घटनाएं घटता है और ये भी कुछ युद्ध करते हैं। वो सभी बातों की चर्चा अभी हम यहाँ करेंगे। तो 326 में जब वह भारत आए तो सबसे पहले इनकी मुलाकात तक्षशिला के शासक आम्बी के साथ होती है। तक्षशिला के जो शासक आम्बी थे, उनको पता था कि सिकंदर जो हैं पूरे विश्व के विजेता हैं, पूरे दुनिया को यह जीतते आए हैं। तो ये सभी चीज़ों को सुन करके जो है यह पहले ही घबरा चुका था, डर चुका था। और जैसे ही सिकंदर का आगमन होता है तक्षशिला के निकट, तो यह अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि आप जो कहेंगे हम आपकी बात मानेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। कौन बोला? आम्भी बोला। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि सिकंदर के यह अधीन हो गया। उसके पश्चात इनकी मुलाकात जो होती है पंजाब के शासक जिसका नाम था पोरस। जी हाँ, कौन? पोरस। इतिहास में जो है इस व्यक्ति का नाम काफ़ी ही सम्मान तरीके से लिया जाता है। नहीं, पोरस को ही हम लोग पुरुष कहते हैं। तो सिकंदर का भारत में जब आगमन होता है और पंजाब जब ये पहुंचते हैं, तब इनका सामना होता है पोरस से और इन दोनों के बीच होता है युद्ध। क्या होता है? युद्ध। जी हाँ, बिल्कुल। इतिहास में स्पष्ट कहा गया है कि सिकंदर और पोरस के युद्ध को हाइडेस्पिज के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम से? हाइडेस्पिज के युद्ध के नाम से। किसके किसके युद्ध को? सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसको। बिल्कुल, आपने सही सुना। किस नदी के तट पे हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर हुआ था, या उसी का पुराना नाम, झेलम नदी का ही पुराना नाम वितस्ता नदी है। कौन नदी? वितस्ता। किसका पुराना नाम? झेलम का है। नहीं, तो इस कारण से इस युद्ध को, हाइडेस्पिज के युद्ध को झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक तो मुझे नहीं लगता है कहीं परेशानी आया होगा। आगे की बात करते हैं। ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। हाँ, नियाकस हमने लिखा है। तो नियाकस जो व्यक्ति थे यह सिकंदर के सेनापति थे। कौन सेनापति थे? नियाकस। कैसा सेनापति थे? तो जलीय सेनापति थे। कौन? जलीय सेनापति। किसके? सिकंदर के। और
जो हमने नीचे लिखा है सेल्यूकस निकेटर, यह जो है इनके स्थलीय सेनापति थे। कैसा? तो स्थलीय सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जलीय सेनापति नियाकस। तो ये दोनों नाम भी आपको ध्यान पे रखने हैं। सेल्यूकस निकेटर क्यों ध्यान पे रखने हैं? तो भारत में जितने सारे हिस्सा पर इन्होंने अपना अधिकार किया, उन सभी हिस्सों को जाते जाते जो है इनके अधीन सेल्यूकस निकेटर के अधीन कर गया और इन्हें देखभाल करने के लिए यहाँ छोड़ दिया। इस कारण से आपको सेल्यूकस निकेटर को याद रखने हैं। तो स्थलीय सेनापति सेल्यूकस निकेटर और इनके जो सेनापति था उनका नाम था मेगास्थनीज। जी बिल्कुल, आपने इनका नाम सुना होगा। इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा, इंडिका। बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया। किनकी पुस्तक है? इंडिका, मेगास्थनीज के। और मेगास्थनीज किनके शिष्य थे? सेल्यूकस निकेटर के शिष्य, सॉरी मतलब सेनापति थे। किनके? सेल्यूकस निकेटर के। तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान पे रखेंगे। मौर्य साम्राज्य में बाकी मेगास्थनीज को देखेंगे, क्योंकि इन्होंने मौर्य साम्राज्य के संपूर्ण कर सकते हैं लोगों को 7 वर्गों में बांटा था कार्य के आधार पर। तो ये सभी चीज़ें हम लोग मौर्य वंश में भी देखेंगे। बात करेंगे अरस्तु, जिनको कि हम लोग एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। अरस्तु कोई और नहीं, सिकंदर के गुरु थे। यानी सिकंदर के गुरु कौन? अरस्तु थे। और अरस्तु के गुरु कौन थे? सुकरात थे। नहीं, अरस्तु हुए, प्लूटो हुए, सुकरात हुए। तो इस प्रकार से उनका क्रमबद्ध बनते गया। तो फिर से ध्यान रखेंगे, अरस्तु को गुरु प्लूटो और प्लूटो को गुरु सुकरात, सॉरी अरस्तु के प्लूटो और प्लूटो को गुरु कौन? तो सुकरात थे। और अरस्तु किसके गुरु थे? तो सिकंदर के। फिर से सुनेंगे, सिकंदर के गुरु कौन? अरस्तु। कोई दिक्कत? ये पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे तो जो सिकंदर के सबसे प्रिय घोड़ा था, सबसे प्रिय घोड़ा, उनका नाम था बाऊकेफला। कहीं कहीं बुक्का फेला भी कहा जाता है, ये लिखा जाता है। क्या? बुक्का फेला या बाऊकेफला, एक ही नाम है जो सिकंदर के घोड़े का नाम था। और यह जो है घोड़ा हाइडेस्पिज के युद्ध में लड़ते लड़ते मारा गया, जिस कारण से सिकंदर जो है एक नगर बसाया और उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? बाऊकेफला रख दिया, अपने घोड़े के नाम पर ही। इतना प्यार करता था अपने घोड़े से। आगे की बात करेंगे तो वहीं पर जहाँ पर युद्ध हुआ था, यानी जो झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था, उस जगह पर ही इन्होंने निकाइया नामक नगर बसाया। निकाइया कहने का मतलब जीत का नगर या निकैया, वही है। वहीं पर इन्होंने जो है सोग्डियांग अलेक्जेंड्रिया नामक भी नगर बसाया। क्या? सोग्डियांग अलेक्जेंड्रिया, नहीं तो इस प्रकार से जो है इन्होंने कुछ नगर भारत में आकर के बसाए। कौन? सिकंदर। अलेक्जेंड्रिया कहने का मतलब यहाँ सिंपली है, सिकंदर का अंग्रेजी नाम ही अलेक्जेंडर है। सिकंदर को ही अंग्रेजी में अलेक्जेंडर के नाम से बोलते हैं, इसलिए इन्होंने सोग्डियांग अलेक्जेंड्रिया नामक नगर बसाया। कहाँ? कहाँ? भारत में। हाँ, एक बात तो और हमने आपको बताया ही नहीं, ये जो हाइडेस्पिज का युद्ध होता है किसके किसके बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच। इस युद्ध में जो है पोरस का हार होता है और सिकंदर का जीत होता है। एक बात और आप जानिए, सिकंदर जो है इतने बड़े साम्राज्य पर जीत हासिल कर लिए थे कि कहीं से भी पॉसिबल नहीं था कि यह हर एक जगह खुद से शासन करें। इस कारण से सिकंदर ने एक नीति अपनाया था कि राज्य जीतेंगे, लेकिन शासन चलाने के लिए जिनसे जीतेंगे उन्हीं के हाथों में वापस सौंप के जाएंगे। और इस प्रकार इन्होंने पोरस को हराया, तो लेकिन बाद में जो है वह राज्य पोरस को ही दे दिया कि आप ही इस राज्य को संभालिए, बस आप हमारे अधीन हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ देखने को मिलता है। आगे की बात करेंगे तो सिकंदर की सेना, सोच रहे हैं अभी जो हमने फिगर बनाया था उसके अनुसार आप सोचिए कि यूरोप से भारत आते आते क्या हुआ था? पूरी तरह से थक गया था। उसके बाद जैसे ही सिकंदर और पूर्व की ओर बढ़ना चाहता है तो इनको ब्यास नदी से सामना करना था। किस नदी? ब्यास नदी का सामना करना था, जो काफ़ी उफान थी, काफ़ी तेज लहर चल रहा था उसमें। और इनकी सेना इस नदी के उफान को देख के डर गई और आगे जाने से इनकार कर दी। तो प्रश्न यहाँ से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़े पॉइंट बनते हैं यहाँ से कि सिकंदर की सेना किस नदी के तट से वापस लौट गई थी? तो आपका आंसर होगा ब्यास नदी के तट से वापस लौट गई थी। बिल्कुल इससे ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। तो आपको ध्यान पे रखने हैं किस नदी के तट पर से लौट गई थी? तो ब्यास नदी के तट पर से लौट गई थी सिकंदर की सेना। साथ ही साथ सिकंदर की सेना ने यह भी सुन रखा था कि मगध पर उस समय बहुत ही शक्तिशाली शासक, बहुत ही क्रूर शासक, नंद वंश के अंतिम शासक कह सकते हैं,
घनानंद शासन कर रहे थे। कौन? मगध पर कौन थे? नंद वंश के, जिनका शासक का नाम था घनानंद। जी हाँ, तो सिकंदर की सेना ने जो है इनका नाम भी सुन रखा था कि यह बहुत ही क्रूर शासक है, इसके डर से भी आने से इनकार कर दिया। कारण दो थे, व्यास नदी तो बस बहाना था, इनको मगध नहीं आना था, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जो है मगध साम्राज्य माना जाता था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। टोटल 1 2 नहीं 16 महाजनपद थे, और उन 16 में सबसे शक्तिशाली जो है मगध राजवंश था, मगध महाजनपद था। तो इस कारण से भी इनकी सेना वापस लौट गई। आगे की बात करें तो इनकी सेना लौट गई, लेकिन सिकंदर ने हार नहीं माना और वह मगध की ओर प्रस्थान किया। उसके पश्चात जैसे ही यह मगध पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात किनसे होती है? धनानंद से। उसके पहले ही मुलाकात जो है इनका किनका, सिकंदर का मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है काफ़ी शिकायत घनानंद के बारे में करते हैं सिकंदर को, कि घनानंद बहुत क्रूर शासक है, मतलब अपने जनता के प्रति जो है इनका व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है, बहुत सारी शिकायतें करते हैं। लेकिन जैसे ही वह मगध पहुँचे और घनानंद के पास पहुँचे, कौन? सिकंदर, तो इनका भव्य स्वागत किया गया। उससे वह बिल्कुल खुश प्रसन्न हो गया और बोले नहीं, ये तो गलत था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य गलत शिकायत कर रहा था। इस प्रकार से जो है सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य को मार देने का आदेश निकाल देते हैं। किसी भी तरह से जो है चंद्रगुप्त मौर्य बेचारा भाग करके बच जाता है, उसको छोड़िए। तो इस प्रकार से मगध तक वो आए, वापस वो यहाँ से रिटर्न हो लिए, और रिटर्न के समय ही 323 ईसा पूर्व में, कब? 323 ईसा, अच्छा रिटर्न कब हुए? तो 325, देख लीजिए 326 में आए थे, 325 से भारत से क्या हो गए? रिटर्न हो गए, वापस लौट गए। नहीं, कब? 325 में। कुल कितना महीना भारत में रहे? तो कुल 14 माह भारत में रहे। कई महीना? 14 महीना वह भारत में रहे। कहीं कहीं और दे देता 19 महीना, लेकिन 19 महीना नहीं, बिल्कुल आपको 14 महीना याद रखने हैं। नहीं, तो 14 महीना तक भारत में रहे थे सिकंदर। आगे की बात करेंगे। उसके पश्चात जब यह लौट रहे थे तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में जो है, बेबीलोन, जी हाँ, बेबीलोन में जो है 33 वर्ष की अवस्था में इनकी तबीयत खराब होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण ये अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी किसी को नहीं नियुक्त कर पाते हैं, और इस प्रकार यूनान साम्राज्य भी पूरी तरह से जो है अंधकार में चला जाता है। लेकिन भारतीय साम्राज्य में, भारतीय इतिहास में इनके आने से बहुत सारा बदलाव हुआ, जिससे तिथि क्रम निश्चित हो गया। जितने सारे इतिहास लिखाना चालू हुआ उस समय से सब में डेट लिखाना प्रारंभ हो गया। बहुत सारे लिपियों का विकास हुआ, बहुत सारे कलाओं का, जैसे गंधार कला शैली सबका नाम आपने सुना होगा, तो उन सभी कला शैली का विकास जो है यूनानी देन ही है। जी हाँ, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यूनानी आक्रमण से भारत में कितने सारे पॉइंट बने, कितने सारे साम्राज्य बने, ये आपके सामने देखने को मिला। ऐसे पॉइंट बहुत सारा है, अगर आप एक एक करके निकालते हैं तो बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं। एक शॉर्ट में मैं आपको करवा दूं, पंजाब के शासक पोरस हो गए। हाइडेस्पिज युद्ध किसके किसके? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। झेलम और वितस्ता नदी के किनारे हुआ था, इस कारण झेलम और वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। नियाकस इनका सेनापति था। जलीय सेनापति सेल्यूकस निकेटर स्थलीय सेनापति था, जिनको ये भारत में छोड़ करके चले गए थे। और सेल्यूकस निकेटर का सेनापति मेगास्थनीज था, जो कि इंडिका नामक पुस्तक लिखा, जो मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में भी वर्णन करते हैं। अरस्तु किनके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे। बाऊ केफला कौन था? इनका घोड़ा था। कौन था? चलिए, घोड़ा था। हाँ, निकाया नामक नगर या शहर इन्होंने बसाया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीत का ये नगर या जीत का शहर। सोग्डियांग अलेक्जेंड्रिया भी इन्होंने शहर बसाया था भारत में। व्यास नदी के तट पर से इनकी सेना वापस लौट गई थी। तो इस प्रकार से इधर पॉइंट आपको देखने को मिलता होगा। डेट जो है हमने आपका सब क्लियर कर दिया, तो डेट भी इनके लिए आपको याद रखना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आज का क्लास में आपको बहुत मज़ा आया होगा, मुझे लगता है। और अगर सच में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।